गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो वो आंसर देगा, तथा जिसको भी उसके जिससे मैं कहूंगी वो अपना अनम्यूट होकर आंसर करेगा। ठीक है। छात्रों, ये बताइए, जूट के रेशे किस प्रकार प्राप्त होते हैं? हाँ अमिता, आप बताइए। जूट के रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं। वेरी गुड अमिता। छात्रों, ये बताइए, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को हम लोग क्या कहते हैं? पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को पादप कहते हैं। वेरी गुड शबनम। छात्रों, ये बताइए, मनुष्यों द्वारा निर्मित रेशे क्या कहलाते हैं? तो छात्रों, आज हम लोग संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित किए हुए रेशे होते हैं वो हमारे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। छात्रों, ये बताइए, दो प्राकृतिक रेशों के नाम बताइए। हाँ पूनम, आप बताइए। मैम, जूट एंड पटसन। वेरी गुड पूनम। छात्रों, ऊन से बनने वाले 3 वस्त्रों के उदाहरण दीजिए। हाँ शुभम पाठक, आप बताइए। अभिषेक, अमिता। मैम ऊन से स्वेटर, शॉल और मफलर आदि बनते हैं। वेरी गुड शुभम। छात्रों, पहले हम लोग जानेंगे कि रेशे होते कितने प्रकार के हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो पौधों में अथवा जंतुओं से मिलने वाले रेशे को ही हम लोग प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे कपास, ऊन, रेशम, सन, पटसन आदि ये हमारे प्राकृतिक रेशों में आते हैं। वे रेशे जो पौधों में अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं वे रेशे हमारे प्राकृतिक रेशा कहलाता है। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? छोटी इकाइयों को जोड़कर जो रेशे बनते हैं वो हमारे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो रेशे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तथा जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो मानव निर्मित रेशे होते हैं। ठीक। संश्लेषित रेशा क्या होता है, अब हम लोग ये जानेंगे। एक संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने मोतियों की माला देखी होगी, वो एक एक माला जुड़ जुड़कर एक पूरी माला बना देती है। अगर हम लोग उस मोतियों को तोड़ दे तो वो अलग अलग बिखर जाएगी, तो उन मोतियों को जो जोड़ा जाएगा तो एक हार बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार जो संश्लेषित रेशा होता है वो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक कपड़े का निर्माण कर देती है या एक धागे का निर्माण कर देती है। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि एक संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो हमारे बहुलक या पॉलीमर कहलाता है। ठीक है। जब संश्लेषित रेशा छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई में परिवर्तित हो जाता है तो वो हमारा बहुलक यानी पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर, पॉलीमर में पॉली का अर्थ क्या होता है? अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग। अनेक भाग जब मिल जाते हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा भाग बन जाता है। मतलब छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है, उसे ही हम लोग पॉलीमर मतलब बहुलक कहते हैं। एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनता है, इसीलिए इसे संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो छात्रों, आपको समझ में आया कि संश्लेषित तथा मानव निर्मित रेशे क्या होते हैं? वे रेशे जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं तथा जिन्हें हम लोग बहुलक तथा पॉलीमर कहते हैं, उन्हें हम लोग
संश्लेषित, मानव निर्मित रेशे तथा संश्लेषित रेशे कहते हैं। कृत्रिम सूत वे सूत या रेशे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। समान रूप से कहा जाए तो सूत बनाने वाले पदार्थ को किसी पतले छिद्र से बलात् भेजकर सूत का निर्माण किया जाता है, जैसे नायलॉन, रेयॉन और एक्रेलिक। ये सारे हमारे मानव निर्मित सूत या मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहलाए जाते हैं। कौन? नायलॉन, रेयॉन और एक्रेलिक। प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो मानव निर्मित रेशे हैं, जैसे हो गए प्राकृतिक रेशे वही जो ऊन और सूती कपड़ा वगैरह होते हैं, जैसे कपास हो गया, वो हमारे सब प्राकृतिक रेशे आते हैं। और जो मानव निर्मित होते हैं वो कौन से होते हैं? रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रोन, टेरिन आदि को हम लोग संश्लेषित रेशे यानी कृत्रिम सूत, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। ऊन तथा रेशम के स्थान पर हम लोग संश्लेषित रेशों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग सिंथेटिक रेशे यानी कृत्रिम सूत कहते हैं। एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोत से ना प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं, उन्हें हम लोग एक्रिलिक कहते हैं। मतलब ये प्राकृतिक में नहीं होते, ये मानव द्वारा बनाए गए सूत होते हैं, इसे हम लोग एक्रिलिक सूत कहते हैं। ठीक है, अब संश्लेषित रेशों क्या क्या प्रकार होते हैं? मानव निर्मित सूत के मुख्य निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे फिलामेंट धागा। इन धागों में अनेक महीन अखंड तंतु फिलामेंट होते हैं जो हल्की ऐंठन में से एक साथ जुड़े रहते हैं, तो इनको हम लोग फिलामेंट धागा कहते हैं। दूसरा, एक तंतु धागा, मोनोफिलामेंट। इन्हें केवल एक तंतु, इसमें केवल एक तंतु होता है। तीसरा, स्टेपल, ये कृत्रिम तंतुओं के बने होते हैं और ये 7 से 15 इंच तक लंबे और एक रूप के होते हैं। तो इसमें भी अनेक अखंड तंतु रस्सी से के रूप में एक साथ बैठ रहते हैं, किंतु इनमें ऐंठन नहीं होती और वे समांतर रहते हैं। छोटे टो में 500 से 5000 डेनियर तक के होते हैं, जबकि बड़े टो 75,000 से 5 लाख डेनियर के होते हैं। कते धागे क्या होते हैं? ये धागे कृत्रिम रेशे को काटकर बनाए जाते हैं। कभी कभी ये कृत्रिम रेशे कपास, ऊन, पटसन इत्यादि रेशों के मिश्रण से भी बनते हैं। ये हमारे मानव निर्मित रेशों के प्रकार हो गए। औद्योगिक उपयोग। बबल फिल, ये क्या होता है? विस्कोस रेशों का बना होता है जिसमें वायु पाशित होती है। इसका उपयोग जीवन रक्षी जैकेट, नौका सेतु, बेड़ा तथा हवाई उड़ाकों की वेशभूषा के प्रतिकारी माध्यम बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो लोग नौका सेतु, जो नाव वगैरह चलाते हैं, उनके जैकेट्स बनाने के लिए हम लोग बबल फिल का यूज करते हैं। तो ये भी हमारा औद्योगिक उपयोग में हमारा जो संश्लेषित रेशे होते हैं, उनका उपयोग हम लोग औद्योगिक उपयोग में भी करते हैं। दूसरा, सेल्यूलोस एसीटेट, ये क्या होता है? जो स्त्रियों के लिए सुंदर आकर्षण वस्त्र तथा स्नान वस्त्रों को बनाने के काम आता है, और पुरुषों के लिए टाई, ड्रेसिंग गाउन और कॉलर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो टाई, ड्रेसिंग गाउन वगैरह जो बनते हैं वो सेलुलोज एसीटेट्स संश्लेषित रेशों से बनते हैं। संश्लेषित रेशों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है? रेयॉन का उपयोग, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर इसे कालीन तथा गलीचा तैयार कर सकते हैं। और जो नायलॉन रेशों का उपयोग होता है वो मछली पकड़ने के जाल, पैरासूट का कपड़ा, रस्सियां, जुराबे तथा अन्य वस्त्र बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो रेयॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है?
ऊन के साथ मिलाकर कालीन तथा गलीचा बनाया जाता है तथा कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बनाते हैं। और जो नायलॉन रेशे होते हैं उनका उपयोग कहाँ होता है? मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं उसके लिए, तथा जो पैरासूट का कपड़ा होता है, रस्सियां, जुराबे व अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं उनके लिए हम लोग नायलॉन रेशों का उपयोग करते हैं। इसका हानिकारक गुण क्या होता है? संश्लेषित रेशों के हानिकारक गुण क्या है? गुण है संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। तो ये सबसे बड़ा हानिकारक गुण है हमारे संश्लेषित रेशों का। अब छात्रों इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि इन यातायात साधनों की क्या विशेषता थी? हाँ, शुभम पाठक, अमिता बताइए, इन यातायात साधनों की क्या विशेषता थी? मैम यह यातायात साधन जो है नेचुरल थे और धीमे सॉरी मतलब मैम मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अमिता, अभिषेक। मैम इन यातायात साधनों की विशेषता है, सबसे पहले तो ये जो यातायात है ये कम खर्चीले थे, और दूसरा कि इनसे वातावरण जो है वो स्वच्छ रहता था, ये प्रदूषित नहीं हो जाते थे। ओके छात्रों, पहले इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इन यातायात साधनों के आविष्कार से हमें क्या सुविधा मिली? हाँ शुभम पाठक, आप बताइए। मैम इन यातायात के साधनों से हम बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तथा हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत कंफर्टेबल होके हम जाते हैं। वेरी गुड शुभम। छात्रों, जिस प्रकार पहले बैलगाड़ी तथा घोड़े के स्थान पर जब आविष्कार किया गया तो कार, ट्रेन और हवाई जहाज वगैरह आए तो हम लोग को बहुत ज्यादा ही सुविधा उत्पन्न हुई। उसी प्रकार जो प्राकृतिक रेशों की जगह जब मानव निर्मित रेशे मतलब जो संश्लेषित रेशे आए तो उनके भी कुछ बहुत ही क्या गुण हुए, मतलब उनमें क्या क्या मतलब सुविधा उत्पन्न हुई वो जाने हम लोग उनके गुण। ये बहुत ही हल्के व मजबूत होते हैं। जो हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं वो बहुत हल्के व मजबूत होते हैं। दूसरा, ये कम पानी सोखते हैं इसलिए शीघ्र सूख जाते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। ये अपेक्षाकृत कम महंगे व आसानी से उपलब्ध होने वाले रेशे होते हैं। इनका रख रखाव सुविधाजनक होता है। इन पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ गुण होते हैं। ये हल्के व मजबूत होते हैं, ये कम पानी सोखते हैं इसलिए शीघ्र सूख जाते हैं, इनकी आयु लंबी होती है, ये अपेक्षाकृत कम महंगे व आसानी से उपलब्ध होने वाले रेशे होते हैं, इनका रख रखाव सुविधाजनक होता है तथा इन पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ये हमारे संश्लेषित रेशों के कुछ गुण होते हैं। संश्लेषित रेशों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है ये जानिए। सिंथेटिक फाइबर अधिकांश प्राकृतिक फाइबर की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और आसानी से अलग अलग रंगों को पिक करेंगे। इसके अलावा कई सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उपभोक्ता अनुकूल कार्यों जैसे स्ट्रेचिंग, वाटरप्रूफिंग और दाग प्रतिरोध की पेशकश करते हैं। मानव त्वचा से सूरज की रोशनी, नमी और तेल सभी तंतुओं के टूटने और खराब होने के कारण ही बनते हैं। तो ये हमारे संश्लेषित रेशों के दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। अब छात्रों इस चार्ट को देखिए, तो ये हमें दिखा रहा है कि वस्त्र उपयोगी तंतु जैसे हमारे दो भागों में टूटा। कौन कौन से? एक हमारा प्राकृतिक स्रोत का तंतु
और एक हमारे कृत्रिम रूप से निर्मित तंतु। ठीक है, ये हमारे वस्त्र उपयोगी तंतु होते हैं। पहला प्राकृतिक जो पहले पाए जाते थे, और जो कृत्रिम जो हमने मानव निर्मित हुए। अब जो प्राकृतिक तंतु हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो जो वनस्पति से प्राप्त होता है तो वनस्पति जन्य तंतु हो गया। दूसरा प्राणी जन्य तंतु हो गया, जो प्राणियों से तंतु पाए जाते हैं वो। तथा तीसरा खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु। ठीक है, जो खनिज स्रोतों से हमारे तंतु प्राप्त होते हैं। जो वनस्पति जन्य तंतु प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं वो कपास हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, हेम्प हो गया आदि। ठीक, और हेम्प। तो वनस्पति जन्य तंतु क्या हो गए? कपास, जूट, लिनन और हेम्प। और जो प्राणी जन्य तंतु हो गए वो कौन कौन से हैं? रेशम और ऊन। ऊन जो हम भेड़ के जो खाल से उपयोग करते हैं उसे हम लोग प्राणी जन्य तंतु कहते हैं। ठीक है, और जो खनिज स्रोत से तंतु होते हैं वो क्या कहते हैं? धात्विक तथा अधात्विक। धात्विक तंतु जैसे सोने, चांदी और एल्युमिनियम। और अधात्विक मतलब एस्बेस्टॉस। ठीक, कृत्रिम रूप से निर्मित तंतु क्या क्या होते हैं? जो हमारे यांत्रिक विधि द्वारा निर्मित तंतु होते हैं, जैसे कि रेयॉन हो गया। और जो रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु हो गए वो कौन से हो गए? जैसे नायलॉन, नायलॉन, आयलॉन और एक्रिलॉन और डेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमारे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? संश्लेषित रेशे, मतलब कृत्रिम रूप से निर्मित तंतु। तो कृत्रिम रूप से निर्मित तंतु दो भागों में बटे। कौन कौन से? यांत्रिक विधि द्वारा निर्मित तंतु और रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु। जो यांत्रिक विधि द्वारा निर्मित तंतु है वो है रेयॉन, और जो रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु है वो है नायलॉन, आर्गॉन, एक्रिलॉन और डेक्ट्रॉन। ओके, ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट, अब ये आएगा रंगाई की अवस्था। रंगाई की अवस्था, इनमें रंग कैसे होता है? रेशों की रंगाई, टॉप रंगाई, ड्रॉप रंगाई और स्टॉक रंगाई। दूसरा धागों की रंगाई होती है, और तीसरा होता है तैयार वस्त्र की रंगाई। मतलब रंगाई की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहले हम लोग रेशों की रंगाई करते हैं, फिर धागों की करते हैं, और फिर जब वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है तो हम लोग तैयार वस्त्रों की रंगाई करते हैं। जो तैयार वस्त्रों की रंगाई है वो हो गया जिंक रंगाई, क्रॉस रंगाई, रेल रंगाई, संयुक्त रंगाई, निरंतर मशीन द्वारा रंगाई, बांधकर रंगाई तथा बटिक रंगाई। तो ये हमारे रंगाई की अवस्थाएं हो गई। कौन कौन सी? रेशों की रंगाई, धागों की रंगाई और तैयार वस्त्र की रंगाई। नेक्स्ट, वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण कैसे होता है? वस्त्र उपयोगी रेशों का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा प्राकृतिक रेशा, दूसरा हो गया कृत्रिम रेशा, और तीसरा एक विशिष्ट रेशा होता है जिसे हम लोग मिश्रित रेशे कहते हैं। ठीक है, जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं वो जो हमने अभी पढ़ा पिछले स्लाइड में, वनस्पतिक, जंतु तथा धात्विक होता है। और जो कृत्रिम रेशा होता है वो क्या होता है? मानव निर्मित और रासायनिक रेशा होता है। जो प्राकृतिक रेशा होता है उसमें वनस्पति में क्या क्या आता है? कपास, लिनन, जूट और हेम्प। और जानताओं में क्या आता है? रेशम और ऊन। और धात्विक में क्या आता है? एस्बेस्टस, जरी। जरी क्या होता है? सोने या चांदी की जो जरी होती है वो, और तांबे के तार। कृत्रिम रेशा क्या होता है? रेयॉन। और रासायनिक रेशा होता है नायलॉन और पॉलिस्टर। तो ये हमारे वस्त्रोपयोगी रेशों का कुछ वर्गीकरण है। अब छात्रों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो तो वो आंसर करेगा। छात्रों, संश्लेषित रेशों के निर्माण कैसे होता है? हाँ मीता बताइए आप। जिसको भी आंसर पता वो चैट बॉक्स में आंसर कर दे। वेरी गुड अमिता। संश्लेषित रेशों का निर्माण अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर बने बड़ी एकल इकाई बहुलक द्वारा होता है, जिसे हम लोग पॉलीमर भी कहते हैं। तो संश्लेषित रेशों का निर्माण अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर बने बड़ी एकल इकाई बहुलक द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि संश्लेषित रेशों के प्रकारों के नाम बताइए। ठीक है शुभम, ठीक है अमिता। संश्लेषित रेशों के
प्रकार हैं। हाँ बताइए अमिता। रेयॉन, लाइनॉन और पॉलिस्टर आदि। ओके ओके, वेरी गुड। तो रेयॉन, नाइलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित रेशे के हमारे प्रकार हैं। छात्रों, संश्लेषित रेशों के 4 गुण धर्म क्या होंगे? वेरी गुड अमिता। 4 गुण धर्म में मतलब ज्यादा समय तक चलते हैं और हाँ बताइए। वह जल्दी सूख जाते हैं और टिकाऊ होते हैं हाँ और कलर में भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। वेरी गुड अमिता, वेरी गुड, ठीक है। तो जो हमारे हमारे 4 गुण धर्म है वो है हमारे, पहला संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो शीघ्र सूखते हैं, दूसरा अधिक चलाऊ होते हैं, तीसरा कम महंगे होते हैं, चौथा रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। छात्रों, इस सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। ओके। गृह कार्य, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, उसमें टिप्पणी लिखें। मतलब कि जो संश्लेषित रेशे हैं जब उनका औद्योगिक निर्माण किया जाता है तो क्या वो वन के संरक्षण के लिए सहायक हो रहा है कि नहीं, इस पर हम लोग टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। और अपने आस पड़ोस के घरों के 5 परिवारों में जाइए और पता लगाइए कि वह किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं और पसंद का कारण क्या है वो लिख कर लाइए, ठीक है। छात्रों, गृह कार्य को अपनी डायरी पर नोट करें। सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास।